हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से। आज हम आप बात करेंगे विद्युत वाहक बल के। ठीक, और विद्युत वाहक सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, विद्युत वाहक बल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे हम लोग बात करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो कि यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हम आपको बता दें कि इसके पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे। सेल क्या है, सेल के टाइप्स क्या है, ठीक, उसी के बारे में हम लोग जाने थे। अब उसके आगे अगला पॉइंट पढ़ना है हमको, सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल होता क्या है, ठीक। अब आपको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि विद्युत वाहक बल है क्या। इसे ईएमएफ कहते हैं, ठीक। कि किसी संपूर्ण विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किए गए कार्य, ठीक, सेल द्वारा आवेश पर किए गए कार्य अर्थात आवेश को दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल ई से, क्योंकि हमने यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसे ई से व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन, for example energy supply by the cell in the circulating unit electric charge through the whole circuit insulating the cell। ओके, अब बात करते हैं कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो, इसका एक लाक्षणिक गुण होता है। सेल का विद्युत वाहक बल एक लाक्षणिक गुण होता है जो सेल में प्रयुक्त प्लेटों की धातु और अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अपघट्य की नेचर, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे ये डिपेंड करता है। इस पर विद्युत अपघट्य की मात्रा एवं प्लेटों के आकार तथा इनके बीच की दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, मैं फिर से एक बार बात करता हूँ कि इस पर वैद्युत अपघट्य, जिसे आप इलेक्ट्रोलाइट, हम सेल जब बता रहे थे उसमें बताया था आपको, इसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, कि इस पर वैद्युत अपघट्य की मात्रा एवं प्लेटों के आकार तथा इसके बीच की दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक बात और बता दें कि यदि किसी परिपथ में, जैसे ये फॉर्मूला हमें मिला, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो बता दें कि यदि किसी परिपथ में Q कूलम आवेश प्रवाहित होने से, Q कूलम आवेश प्रवाहित होने से, ठीक, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य, Q कूलम आवेश प्रवाहित होने से सेल द्वारा किया गया कार्य, ओके, अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W, अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल अर्थात E इजकल टू W/Q होगा। ओके, E इजकल टू W/Q। अब बता दें कि आपको W जो है वर्क है और Q क्या है, आपका चार्ज है, यानी कि कार्य बटा आवेश। तो कार्य का, अब इसका यूनिट्स के बाद अभी बात कर लेते हैं कि इसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो आप वर्क के लिए जूल लिखोगे और चार्ज के लिए कूलम, तो जूल प्रति कूलम। विद्युत वाहक बल को एक अन्य यूनिट होता है वोल्ट, ठीक, वोल्ट जिसे कहते हैं। विद्युत वाहक बल किसे बोलते हैं, वोल्ट में या जूल प्रति कूलम में। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन भी हो जाएगा। अब डायमेंशन हम लोग बात कर लेते हैं कि विद्युत वाहक बल का डायमेंशन क्या था, आप निकाल सकते हो कि जूल प्रति कूलम। तो E इजकल टू W के लिए क्या लिखते हो, ml² (10⁻²) और Q चार्ज के लिए क्या लिखते हो, 80। इसको बैलेंस कर लो, इसका टोटल हम लोग निकल जाएगा। अब इसको बैलेंस करोगे तो क्या होगा, ml² (10⁻³ ये ऊपर जाएगा तब, और a⁻⁻1 ये आपका डायमेंशन होगा। क्योंकि विद्युत वाहक बल, एक बात और बताते हैं कि विद्युत वाहक बल E का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, या इसे वोल्ट भी कहते हैं। ठीक, ये था आपका बहुत ही छोटा टॉपिक है, पॉइंट है कि विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, इसके यूनिट्स लिखे। ओके, ये था विद्युत वाहक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या है, ठीक, प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ
रेसिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन जानने की सेल का आंतरिक प्रतिरोध का डेफिनेशन क्या होता है। तो आपको बता दें कि सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा सेल के अंदर आवेश के प्रवाह में डाले गए विरोध अथवा रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमने यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल के अंदर उपस्थित अपघट्य पदार्थ द्वारा सेल के अंदर आवेश के प्रवाह में डाले गए विरोध, आवेश के प्रवाह में यानी फ्लो ऑफ चार्ज में जो रुकावट होगा डाले गए प्रवाह के विरोध में अथवा रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से सूचित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट ओम होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ओम होता है। अब आंतरिक प्रतिरोध देखो कैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता है कि आंतरिक प्रतिरोध कैसे होगा, आंतरिक प्रतिरोध कैसे दिखाएंगे। आप देख रहे हो ये प्रतिरोध है जो धारा बढ़ रही है और ये आपका विद्युत वाहक बल के लिए आया है और ये आंतरिक प्रतिरोध है आपका जो कि रुकावट प्रतिरोध के अकॉर्डिंग डाल रहा है इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसी पर हम आपको क्लियर करते हैं कि जब किसी सेल को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो तार में धारा सेल की धन प्लेट से सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहने लगती है। सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहने लगती है तथा सेल के भीतर उसके विलयन में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहने लगती है। ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर उसके विलयन में उसका जो क्लाइड होगा उसमें ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहने लगती है। जिस प्रकार तार विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है जिसे तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, उसी प्रकार सेल का घोल भी इससे प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में बाधा डालता है तो उसे सेल का क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अब देखो आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक क्या है, क्या आपको बता दें, ये जो कंसेप्ट लिखे हैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताएंगे कि यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट जानने से पहले आपको बता दें कि ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको बताएं कि ये सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर अर्थात यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, देख सकते हो। ठीक, और उसके बाद दूसरा पॉइंट कि सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होती है वो विद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, अर्थात यह क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है, अर्थात यह क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है, इसीलिए आर व्युत क्रमानुपाती 1/a। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर और उसके सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति और उसके सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति और जो उसकी सांद्रता होगी अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, इसके प्रकृति पर निर्भर करता है। तब प्रकृति जैसा नेचर होगा वैसा उसका कंपोनेंट हो गया। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, सेल का जो ये रेसिस्टेंस होगा ये नियत नहीं रहता है, बल्कि यह सेल के प्रयोग में लाए जाने पर धीरे धीरे बदल जाता है। सेल के प्रयोग में लाए जाने पर वो धीरे धीरे क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक, आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको पॉइंट बताते हैं कि नोट में कि प्राइमरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, आप इसे नोट करते चलिएगा कि प्राइमरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है जबकि सेकेंडरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ठीक, ये था आपका सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हमने बताया था कि सेल बताने के बाद हम सेल का कॉम्बिनेशन बताएंगे, तो इसको बताना जरूरी था, इसीलिए अब इसके ये जो आपका टॉपिक खत्म हुआ अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।